हर दिन न जाने कितने करोड़ों रुपए हवा में तैरते हुए हमारे फोन की स्क्रीन तक पहुंचते हैं। मतलब ओटीपी और डिलीवरी अलर्ट्स या बैंक नोटिफिकेशंस के रूप में। बिल्कुल। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बस पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये पूरा सिस्टम केवल 5 मिनट के लिए ठप हो जाए तो क्या होगा। तो एक बहुत बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी, ई कॉमर्स का पहिया रख जाएगा और वित्तीय लेन देन अटक जाएंगे। सही कहा। आमतौर पर हम फोन पर आने वाले इन मैसेजेस को बहुत ही साधारण सी चीज मानते हैं ना। ऐसा लगता है बस एक मैसेज ही तो है। हाँ बिल्कुल। ये हमारी आधुनिक दिनचर्या का इतना अदृश्य हिस्सा बन चुका है कि मतलब लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे जानकारी बस जादू से सीधे सर्वर से फोन में आ रही है। लेकिन हकीकत यह है कि उस एक छोटे से 6 अंकों वाले ओटीपी को सही इंसान के फोन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा और बेहद जटिल बुनियादी ढांचा काम कर रहा है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक उसी अदृश्य बुनियादी ढांचे और उसके पीछे के अर्थशास्त्र को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के दस्तावेज हैं। और ये जो कॉल हुई थी ये अप्रैल या मई 2026 के आसपास की है। इस चर्चा का मकसद महज कुछ बोरिंग वित्तीय आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे कोई कंपनी सिर्फ एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस के ट्रैफिक को मैनेज करके इतना विशाल साम्राज्य खड़ी कर सकती है। हाँ, क्योंकि ये अब सिर्फ संदेश भेजने का काम नहीं रहा है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और साइबर सुरक्षा का एक बिल्कुल नया मैदान बन चुका है। सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा सरल बनाते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तकनीक के इस स्तर को समझने से पहले ना उस जमीन को समझना जरूरी है जिस पर ये कंपनी खड़ी है। मतलब अगर हम किसी भी व्यवसाय को समझना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा पैसे से ही करनी होती है। बिल्कुल। और तानाला के मामले में उनके पास करीब 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश रिजर्व है। 1000 करोड़। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और इसके साथ ही वे हर साल अपने बुनियादी ढांचे और नई तकनीक पर लगभग 100 से 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसे हम व्यापार की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। अब यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। बताइए। मतलब 1000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। आज के दौर में जब हर बड़ी टेक कंपनी किसी न किसी एआई स्टार्टअप को खरीदने की होड़ में लगी है, तो तानला बाजार में मौजूद किसी बनी बनाई एआई कंपनी को खरीद क्यों नहीं लेती? हाँ, मतलब खरोच से या शून्य से सब कुछ खुद बनाने में सालों का समय और बेताशा ऊर्जा क्यों खर्च करना? वो सीधे किसी को एक्वायर कर सकते हैं ना। ये एक बहुत ही पैनी नजर है। और दिलचस्प बात यह है कि कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान निवेशकों ने भी ठीक यही सवाल प्रबंधन से पूछा था। अच्छा। हाँ, इसका जवाब कंपनी के सीईओ की एक विशेष सोच में छिपा है। इसे कॉर्पोरेट जगत में बिल्ड वर्सेस बाय की बहस कहा जाता है। बिल्ड वर्सेस बाय। बिल्कुल। उनका नजरिया बहुत साफ है। मतलब वर्तमान में एआई कंपनियों का जो मूल्यांकन या वैल्यूएशन है ना, वो एक बुलबुले की तरह आसमान छू रहा है। हाँ, वो तो है। हर कोई खुद को एआई कंपनी बता रहा है। सही कहा। जो तकनीक असल में कुछ करोड़ की है, उसके लिए अरबों रुपए मांगे जा रहे हैं। तो इतनी ज्यादा कीमत चुकाना आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो मतलब वे किसी और की बनाई हुई महंगी चीज खरीदने के बजाय अपने ही घर में एक मजबूत नींव डालना पसंद कर रहे हैं। तानाला एक तरह से भारत का सुपर स्मार्ट डिजिटल पोस्ट ऑफिस बन रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और तकनीकी दुनिया में अक्सर होता भी यही है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उनके सॉफ्टवेयर और कोड को आपस में जोड़ना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इंटीग्रेशन के इश्यूज आते हैं। बिल्कुल। खुद का प्लेटफॉर्म बनाने से सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और सुचारू रहता है। लेकिन जब किसी कंपनी के पास जितना सारा पैसा होता है ना और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रही होती है, तो कुछ अलग तरह की वित्तीय उलझनें भी पैदा होती हैं। हाँ, आप फॉरेक्स वाले नुकसान की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मैंने दस्तावेज में देखा कि कंपनी के खातों में 12 करोड़ रुपए का फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा का नुकसान दर्ज किया गया है। ये आंकड़ा तो जरूर ध्यान खींचता है। हाँ, खींचता तो है। लेकिन जब हम इसके पीछे की वजह तलाशते हैं तो पता चलता है कि ये कोई ऐसा पैसा नहीं है जो सचमुच बैंक खाते से निकलकर कहीं खो गया हो। मतलब ये कोई कैश लॉस नहीं है? नहीं, इसे वित्तीय भाषा में मार्क टू मार्केट और नॉन कैश प्रभाव कहते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी कई देशों में काम करती है तो उसकी कमाई अलग अलग मुद्राओं में होती है, जैसे डॉलर या दिरहम। जब इन मुद्राओं का मूल्य रुपए के मुकाबले ऊपर नीचे होता है तो बैलेंस शीट पर उसका प्रभाव दिखता है। ये बस एक कागजी नुकसान है।
अच्छा, तो मतलब घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार प्रबंधन इसे हल्के में नहीं ले सकता और इसीलिए तानला अपनी हेजिंग पॉलिसी में सुधार कर रही है ताकि भविष्य में मुद्रा बाजार की अस्थिरता उनकी बैलेंस शीट को प्रभावित न कर सके। समझ गया। अब वित्तीय सेहत की बात हो ही रही है तो एक और आंकड़ा है जिस पे मुझे लगता है चर्चा जरूरी है। कौन सा? ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, जिसे CPaaS या कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं, वो औसतन 8 से 10% की दर से बढ़ रही है। सही है। लेकिन तानला का लक्ष्य 10% से कहीं अधिक की वृद्धि हासिल करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ बाजार के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों की बाजार हिस्सेदारी छीन रहे हैं। बिल्कुल, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनका एबिटा मार्जिन 16% के आसपास ही अटका हुआ है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है कि अगर वृद्धि इतनी अच्छी है तो मुनाफा या मार्जिन क्यों नहीं उछल रहा? हाँ, इसका कारण है उनके निवेश की दिशा। कंपनी गो टू मार्केट रणनीतियों और भविष्य के इनोवेशन में भारी पैसा झोंक रही है। मतलब वो पैसे बचा नहीं रहे हैं बल्कि बिजनेस में वापस लगा रहे हैं। एकदम सही। ये 16% का मार्जिन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सचेत निर्णय है। वे आज के मुनाफे का एक हिस्सा कल के नए प्लेटफॉर्म्स को बड़ा बनाने में लगा रहे हैं। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये निवेश कहाँ जा रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत OTT चैनलों में हो रहे बदलाव से मिलता है। बिल्कुल, OTT यानी ओवर द टॉप चैनल। हाँ, जब लोग SMS से WhatsApp की तरफ शिफ्ट हुए तो पूरा व्यापार भी उसी दिशा में मुड़ गया। आज की तारीख में OTT चैनल का रेवेन्यू रन रेट 1000 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े तक पहुंच गया है। हाँ, और आपको पता है इस विशाल राशि का 80 से 90% हिस्सा सिर्फ WhatsApp मैसेजेस के जरिए आ रहा है। बाप रे, सिर्फ WhatsApp से? हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि WhatsApp के इकोसिस्टम में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव आ रहा है। वो कैसा बदलाव? देखिए, शुरुआत में हर कंपनी अपने ग्राहकों को विज्ञापन और ऑफर्स के WhatsApp मैसेजेस से पार्ट देना चाहती थी। हर कोई स्पैम कर रहा था। हाँ, बहुत मैसेजेस आते थे फालतू के। लेकिन मेटा, जो WhatsApp की पेरेंट कंपनी है, वो ये समझती है कि अगर यूजर स्पैम से परेशान हो गए तो वो ऐप का इस्तेमाल ही कम कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए अब प्रमोशनल मैसेजेस की कीमत बहुत ज्यादा रखी गई है और सारा जोर यूटिलिटी मैसेजेस पर दिया जा रहा है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मैं से एक एनालॉजी से समझाता हूँ। हाँ, बताइए। तो प्रमोशनल मैसेज उस विज्ञापन के पर्चे की तरह है जिसे कोई दरवाजे के नीचे से खिसका देता है। ज्यादातर लोग उसे बिना पढ़े ही फेंक देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यूटिलिटी मैसेज बैंक से आई उस रजिस्टर्ड चिट्ठी की तरह है जिसमें खाते की अहम जानकारी होती है। उसे हर इंसान खोलकर पढ़ता ही पढ़ता है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। टिकट की पुष्टि हो या बैंक का अलर्ट या फिर डिलीवरी का समय, ये सब यूटिलिटी मैसेजेस हैं। इनसे ग्राहकों का अनुभव बेहतर होता है और शायद एंगेजमेंट भी बढ़ता है ना। हाँ, और WhatsApp अब भारत में करीब 20 लाख छोटे और मझोले उद्यमों के एक विशाल बाजार को लक्ष्य कर रहा है। 20 लाख SME? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। तानला जैसी कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि वे इन लाखों कंपनियों को WhatsApp से जुड़ने का तकनीकी ढांचा प्रदान करते हैं। और मुझे लगता है यही कारण है कि इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मेटा ने तानला को भारत में पार्टनर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा है। हाँ, और सिर्फ मेटा ही नहीं, गूगल ने भी उन्हें अपना पार्टनर ऑफ द ईयर चुना है। अरे वाह! और मैंने पढ़ा कि नए ग्राहकों की सूची में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े नाम भी जुड़ गए हैं। देखिए, जब रिजर्व बैंक जैसी संस्था किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है ना, तो वो पूरे बाजार के लिए एक भरोसे का प्रतीक बन जाता है। हाँ, RBI का ठप्पा मतलब बहुत बड़ी बात है। और इस भरोसे का एक और शानदार उदाहरण कॉन्फ्रेंस कॉल में दिया गया था। क्या था वो? एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ने तानला के साथ अपना वॉलेट शेयर 50% से अधिक बढ़ा लिया है। जिन लोगों को ये शब्द नया लगे उनके लिए मैं इसे थोड़ा खोल देता हूँ। वॉलेट शेयर का मतलब है कि अगर उस ई-कॉमर्स कंपनी का कम्युनिकेशंस के लिए कुल बजट 100 रुपए है ना, तो अब 50 रुपए से ज्यादा का हिस्सा सिर्फ एक ही कंपनी यानी तानला के पास जा रहा है। बिल्कुल सही। और ऐसा तब होता है जब कोई सोल्यूशन इतना सुचारू हो कि ग्राहक उसे छोड़ना ही ना चाहे। हाँ, क्योंकि जब किसी कंपनी के API इतने मजबूत हों कि कोई भी मैसेज ड्रॉप ना हो और हर अलर्ट सेकंड के 100वें हिस्से में पहुंच जाए, तो ग्राहक अपने आप वहीं टिके रहते हैं। आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? ये आंकड़ा सुनकर कोई भी एक पल के लिए ठहर जाएगा। बिल्कुल। डिजिटल प्लेटफॉर्म सेगमेंट का ग्रॉस मार्जिन अविश्वसनीय रूप से
98.2% है, मतलब 98.2, और इसका रेवेन्यू 395 करोड़ रुपए रहा। जरा सोचिए, 98.2% मार्जिन का मतलब है कि 100 रुपए कमाने के लिए उन्हें 2 रुपए से भी कम की लागत आ रही है। क्या वे सच में हवा बेच रहे हैं? ये भौतिक रूप से कैसे संभव हो सकता है? ये पहली नजर में जादू लग सकता है, लेकिन असल में ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS मॉडल की असली ताकत है। अच्छा। हाँ, और इसके पीछे जीरो मार्जिनल कॉस्ट का सिद्धांत काम करता है। वो क्या होता है? देखिए, एक बार जब कोई AI प्लेटफॉर्म या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। वो वन टाइम कॉस्ट है। लेकिन बनने के बाद चाहे उस प्लेटफॉर्म से 1 लाख मैसेजेस गुजरें या 1 करोड़, सर्वर और सॉफ्टवेयर को चलाने का अतिरिक्त खर्च न के बराबर होता है। ओहो, मतलब कॉस्ट फिक्स हो गई है और रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। जब रेवेन्यू तेजी से बढ़ता है और लागत स्थिर रहती है तो मार्जिन अपने आप 98% तक पहुंच जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म असल में करता क्या है जो बैंक इसके लिए इतना पैसा चुकाने को तैयार है? यहीं पर एंट्री होती है ATP की, यानी एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म। एंटी फिशिंग? हाँ, हाल ही में बंधन बैंक के साथ उनकी डील लाइव हुई है और ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला तीसरा बड़ा बैंक है। ATP आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वो कैसे? हर दिन लाखों लोगों को ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनमें कोई ना कोई धोखाधड़ी वाला लिंक होता है ना, स्पैम लिंक्स। हाँ, बहुत आते हैं, मुझे भी आते हैं रोज। तो ATP के पीछे काम करने वाला AI उस मैसेज के पैटर्न, भेजने वाले के व्यवहार और लिंक के स्ट्रक्चर का महज कुछ मिली सेकेंड्स में विश्लेषण करता है। अरे वाह! अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो वो उस मैसेज को फोन तक पहुंचने से पहले ही नेटवर्क के स्तर पर ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ बिजनेस मॉडल को लेकर ना मेरे मन में एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर तानला का सिस्टम इतने सारे स्पैम और फिशिंग मैसेजेस को रोक रहा है, तो उन्हें प्रति ब्लॉक किए गए मैसेज के हिसाब से बैंकों से पैसे क्यों नहीं लेने चाहिए? इसके बजाय मैंने देखा कि वे प्रति ग्राहक प्रति माह का सब्सक्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा करके कंपनी अपना ही नुकसान नहीं कर रही? मतलब क्या वे पैसा टेबल पर नहीं छोड़ रही? ये सवाल बहुत ही तर्कसंगत लगता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से ना इसका जवाब काफी गहरा है। अच्छा, समझाइए। देखिए, अगर कंपनी प्रति ब्लॉक किए गए मैसेज के हिसाब से चार्ज करती तो उनकी आय पूरी तरह से इस बात पर निर्भर होती कि हैकर्स किसी महीने कितने हमले करते हैं। ओहो, हाँ। मतलब अगर हैकर्स छुट्टी पर हैं तो कंपनी की कमाई शून्य। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अस्थिर मॉडल होता। इसके विपरीत सब्सक्रिप्शन मॉडल एक अनुमानित और आवर्ती आय यानी रेकरिंग रेवेन्यू की गारंटी देता है। बैंक अपने जितने ग्राहकों को इस सुरक्षा कवच के दायरे में लाता है, तानला को हर महीने एक तय फीस मिलती है, चाहे उस महीने एक भी हमला ना हो। ये तो सच में एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। अस्थिरता की जगह स्थिरता को चुनना बैंकों के लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका मासिक बिल कितना आएगा। सही कहा। और ऐसा लगता है कि इनोवेशन की ये रफ्तार थमने वाली नहीं है। कॉल के दौरान CEO ने खुलासा किया कि वो एक विशाल नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जो इसी तिमाही में लॉन्च होने वाला है। वाओ, इसी तिमाही में? हाँ, और उन्होंने खुद पिछले 40 दिनों से उस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया गया, लेकिन ये दिखाता है कि 98% मार्जिन हासिल करने के बाद भी वे आराम से नहीं बैठे हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो जब किसी कंपनी के पास भारत जैसे जटिल और बड़े बाजार में इतना सफल और उच्च मार्जिन वाला बिजनेस मॉडल हो, तो अगला तार्किक कदम क्या होता है? ग्लोबल एक्सपेंशन यानी वैश्विक विस्तार। बिल्कुल। कोई भी सफल तकनीक सिर्फ एक देश की सीमाओं में बनकर नहीं रह सकती। सही बात है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ग्लोबल टेलको इंडोसैट के साथ हुई उनकी विशाल साझेदारी। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। हाँ, पूरे 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए डील है ये। हाँ, 10 करोड़। उनके लिए वाइजली AI और ATP प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। जरा इस पैमाने की कल्पना कीजिए, 10 करोड़ लोग, ये किसी मध्यम आकार के देश की पूरी आबादी के बराबर है। बिल्कुल। इतने सारे लोगों को भारत में बैठे सर्वर और AI की मदद से सुरक्षित किया जा रहा है। ये वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्केल करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया सिर्फ शानदार तकनीक से नहीं चलती। वहाँ नियम, कानून और लाल फीताशाही का भी एक बड़ा रोल होता है। हाँ, वो तो है, हर जगह कागजी कार्रवाई होती है।
और यहीं पर तनला के सामने एक बड़ी रुकावट भी देखने को मिलती है, वैल्यू फर्स्ट यूएई के अधिग्रहण का मामला। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और लगभग हास्यास्पद विरोधाभास है। कैसे? मतलब एक तरफ हमारे पास एक ऐसी अत्याधुनिक एआई नेटिव टेक कंपनी है जिसका सिस्टम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में करोड़ों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर लेता है। वो पलक झपकते ही बता देता है कि कौन सा मैसेज सही है और कौन सा फ्रॉड। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वही बिजली की गति से चलने वाली कंपनी एक इंतजार कक्ष में बैठी है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक कागजी मंजूरी या रेगुलेटरी अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। मतलब तकनीक की रफ्तार और सरकारी प्रक्रियाओं की सुस्ती का ये कैसा बेमेल संगम है। ये कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत ही आम लेकिन कड़वी सच्चाई है। हाँ, असली परीक्षा प्रबंधन की होती है। वो कैसे? एक कमजोर प्रबंधन इस इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता, लेकिन तानला के कैरेक्स टीम ने अधिग्रहण पूरा होने से पहले ही यूएई के बिजनेस के साथ काम करना शुरू कर दिया। अरे वाह! और इसके नतीजे भी तो चौंकाने वाले रहे ना। बिना पूरी तरह से नियंत्रण हाथ में लिए ही उन्होंने वहां के ग्रॉस मार्जिन को सिंगल डिजिट से बढ़ाकर सीधे 22% कर दिया। बिल्कुल, यह दिखाता है कि उनके काम करने का तरीका कितना कुशल है। कॉल में प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि इस तिमाही में ये कागजी रुकावट भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही डील क्लोज होगी ना, कंपनी के टॉप लाइन रेवेन्यू में सीधे तौर पर 150 से 170 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। तो मतलब एक तरफ वैश्विक विस्तार जोरों पर है, 98% मार्जिन वाले प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं और नकद का पहाड़ खड़ा है। सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है। लेकिन शेयर बाजार में तो ऐसा नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार में निवेशकों का काम ही है भविष्य के खतरों को भांपना। वे हमेशा उस भूत को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इस अच्छी भली तस्वीर को बिगाड़ सकता है। सही कहा। कॉन्फ्रेंस कॉल के अंत में निवेशकों ने कुछ बहुत ही तीखे सवाल दागे जो बाजार में पनप रही भ्रामक धारणाओं या मिथ्स को लेकर थे। हाँ, और बाजार की इन चिंताओं का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहला बड़ा खतरा जो निवेशकों ने उठाया वो यूपीआई से जुड़ा था। सवाल ये था कि क्या यूपीआई के बढ़ते चलन और उसके लिए आने वाले मैसेजेस के कारण भविष्य में छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक एसएमएस भेजना पूरी तरह से बंद कर देंगे? क्या इससे तानला का बड़ा व्यापार खत्म हो जाएगा? देखिए, भारत में हर दिन नुक्कड़ी चाय से लेकर बड़ी दुकानों तक करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऐसे में ये डर स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कंपनी ने बहुत ही ठोस आंकड़ों के साथ इस भ्रम को तोड़ा है। सच्चाई ये है कि रिजर्व बैंक और अधिकांश बैंकों ने सालों पहले ही ये नियम बना दिया था कि 100 रुपए या 500 रुपए से कम के छोटे लेन देन के लिए कोई एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। अच्छा। हाँ, यानी जिस खतरे की आशंका जताई जा रही है वो स्थिति बाजार में पहले से ही लागू है और इसका कंपनी के मौजूदा रेवेन्यू या वॉल्यूम पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और दूसरी चिंता जो और भी बड़ी थी वो थी इन ऐप नोटिफिकेशंस को लेकर। हाँ, मैंने भी ये सोचा था। कुछ निवेशकों का मानना था कि क्या भविष्य में स्विगी, जोमैटो या अमेज़न जैसी कंपनियां एसएमएस या व्हाट्सएप का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करके सिर्फ अपने ही ऐप के अंदर नोटिफिकेशंस भेजना शुरू कर देंगी। मतलब अगर आप ही सब कुछ बता रहा है तो बाहर मैसेज भेजने की क्या जरूरत? तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा नाता हमारे रोजमर्रा के अनुभव से है। क्या एसएमएस का युग खत्म होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ना प्रबंधन ने यूजर जर्नी का जो उदाहरण दिया वो बहुत ही शानदार था। हाँ, वो कैब वाला उदाहरण ना। बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ओला या उबर से कैब बुक करता है या स्विगी से खाना मंगाता है। जब तक खाना डिलीवर नहीं हो जाता या कैब नहीं आ जाती, उस व्यक्ति की नजरें उसी ऐप पर टिकी होती हैं। हाँ, हम सब बार बार फोन चेक करते हैं। उसे पता होता है कि गाड़ी 5 मिनट दूर है। ऐसी स्थिति में यात्रा उसी ऐप के अंदर शुरू और खत्म हो जाती है। वहां अलग से एक एसएमएस भेजने की कोई खास जरूरत नहीं है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण फर्क सामने आता है। ये बात क्विक कॉमर्स या राइड हेलिंग ऐप्स के लिए तो सच है, लेकिन उन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का क्या जहां डिलीवरी में कई दिन लग जाते हैं? बिल्कुल, यही वो मोमेंट है जो समझने वाला है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा या नाइका से कोई फोन या कपड़े ऑर्डर करता है तो सामान आने में 4 से 5 दिन लगते हैं। क्या कोई व्यक्ति 4 दिन तक लगातार ऐप खोलकर डिलीवरी बॉय की लोकेशन ट्रैक करता रहता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब डिलीवरी बॉय घर के आसपास पहुंचता है तब उस व्यक्ति का ध्यान खींचने के लिए एक पुख्ता अलर्ट की जरूरत होती है। उसे एक ओटीपी चाहिए होता है जो उसे व्हाट्सएप या एसएमएस पर ही मिलता है। सही कहा। प्रबंधन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यही बात समझाई कि इन ऐप नोटिफिकेशंस कोई नई क्रांतिकारी तकनीक नहीं है। ये सालों से बाजार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब किसी ग्राहक तक पहुंचने
उसका ध्यान खींचने और एक पुख्ता संचार स्थापित करने की बात आती है तो एसएमएस और व्हाट्सएप का दबदबा आज भी कायम है। हाँ, मतलब दोनों माध्यमों के अपने अपने अलग उपयोग हैं और बाजार में दोनों एक साथ बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री अब वो पुरानी दुनिया नहीं रही जहां सिर्फ डम पाइप्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते थे। हाँ, अब ये पूरी तरह से एक स्मार्ट और सुरक्षित इकोसिस्टम में बदल चुकी है। बिल्कुल। अब ये एआई का उपयोग करके संचार को सुरक्षित बनाने, फिशिंग को रोकने, यूजर्स को स्मार्ट तरीके से एंगेज करने और 98.2% मार्जिन वाले प्लेटफॉर्म्स खड़ा करने के बारे में है। और तानला जैसी कंपनियां इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है। वे सिर्फ बाजार की लहरों के सहारे नहीं चल रही हैं, बल्कि वे खुद एटीपी और एआई प्लेटफॉर्म से उन लहरों को दिशा दे रही हैं। चाहे वो 1000 करोड़ का ओटीटी रेवेन्यू हो या ग्लोबल स्तर पर 10 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स को एक झटके में सुरक्षित करना हो, ये सब एक सुनियोजित और गहरी तकनीकी रणनीति का हिस्सा है। ये तकनीकी और वित्तीय सफर वाकई बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो इस पूरे विषय को एक बिल्कुल नए सांचे में डाल देता है। वो क्या? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। आज तानला जैसी कंपनियां वाइजली जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके फिशिंग और स्पैमर्स को रोक रही हैं। सुरक्षा के लिए एआई का यह एक बहुत ही शानदार उपयोग है। बिल्कुल। लेकिन जरा भविष्य की ओर देखें। क्या होगा जब उन स्कैमर्स और हैकर्स का एआई भी उतना ही उन्नत हो जाएगा? ये एक बेहद ही पेचीदा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है, क्योंकि तकनीकी विकास कभी किसी एक ही दिशा में नहीं होता ना। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमारे फोन का इनबॉक्स इंसानों या साधारण कंपनियों की बातचीत की जगह दो बेहद शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं के बीच एक मूक युद्ध का मैदान बन जाए? मतलब एक तरफ हैकर्स का एआई और दूसरी तरफ सुरक्षा कंपनियों का एआई? हाँ, एक तरफ स्कैमर का एआई जो नए नए तरीके खोजकर धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा कंपनियों का एआई जो उसे दरवाजे पर ही रोकने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। बहुत ही गहरा विचार है ये। अगली बार जब फोन की स्क्रीन पर कोई साधारण सा ओटीपी चमके तो शायद ये विचार मन में जरूर आएगा कि उसे एक छोटे से मैसेज ने सुरक्षित पहुंचने के लिए किस अदृश्य डिजिटल युद्ध को पार किया होगा। बिल्कुल। इसी दिलचस्प और गहरे विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यही विराम देते हैं।